Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 3 of chapter 1 of class 12th capital market module. इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स किए थे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितने रिफॉर्म्स हुए थे उनको हम पढ़ेंगे. और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई सारे रिफॉर्म्स की एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है आपसे एग्ज़ाम में. और वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है जिसमें आप इजीली, अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईजीली आप 5 नंबर गेन कर सकते हो. इस क्वेश्चन बहुत ईजी रिफॉर्म्स हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो क्या रिफॉर्म्स थे. चलिए, तो ओवर अ पीरियड जो इंडियन सिक्योरिटीज़ हमारा मार्केट है, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, उसके अंदर बहुत से रिमार्केबल चेंजेस आए हैं. बहुत ज़्यादा, जैसे कि समय के साथ हर चीज़ अपडेट होती है, तो इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट ने भी अपने आप को अपडेट किया. अपने अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स, अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं. जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जैसे इंटरमीडियरी जो कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स की जो नंबर है वो भी बढ़ा दी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन, टर्नओवर एंड इन्वेस्टर पॉपुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी, उसमें भी इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो कि हम नीचे फर्दर पढ़ने वाले हैं. और ये जो रिफॉर्म्स का सिलसिला है ये शुरू हुआ 1992 से. अब हम सबसे पहले देखेंगे ये क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर. ये सबसे पहला रिफॉर्म है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर, कि इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट ने क्या किया, मार्केट का एक रेगुलेटर बनाया जो कि मार्केट को रेगुलेट कर सके. जैसे कि हमारे घर में भी एक बड़ा होता है, या अगर मम्मी होती है, पापा होते हैं, तो घर को रेगुलेट करते हैं. अगर घर में से मम्मी और पापा कहीं बाहर चले जाते हैं कहीं, तो बड़ा भाई बहन घर को रेगुलेट करते हैं. इस तरीके से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो रेगुलेटर है जो मार्केट को रेगुलेट करता है, जिसको हम सेबी कहते हैं. और इसकी एस्टेब्लिशमेंट ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, सेबी एक्ट 1992. सेबी एक्ट 1992 से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को बनाया गया. इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको देखने को मिलेंगे कि वो क्या थे. तो सबसे पहला है हमारा प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज. जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका किसी भी सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज़ में उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा और बेसिकली उसको बढ़ाएगा भी, ताकि जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में अपनी ट्रेडिंग करें. ठीक है. और ये जो सेबी है ये इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है कि किसी भी हालत में इसका डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, ये समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए. रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट भी करता है कि कौन कौन यहाँ पर आएगा, क्या चीज़ें कैसे होंगी, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो किस तरीके से होगा, अगर किसी को कुछ रिडीम करना है तो कैसे होगा, किसी को कुछ करवाना है, किसी को कुछ करवाना है. तो इन सब चीज़ों के लिए जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट सेबी एक्ट 1992 से हुई थी. और इसके 3 आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम बता दिए जो कि आपको ध्यान रखने हैं. अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे रिफॉर्म पे जो कि है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग. स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में क्या है, देखो सबसे पहले जब एनएससी नहीं बना था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं बना था, तो एक ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था. ओपन आउटक्राई सिस्टम का मतलब ओपन में आउटक्राई, मतलब ओपन में जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि भाई एक बैंक सा लगा लिया, उस पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं कि देखो मेरे पास इतने शेयर हैं, मैं इतने रुपए में दूंगा, मैं इसको दे सकता हूँ, इतने टाइम तक दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. सारे जितने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ओपन में चिल्लाते थे और ऐसे सबको बताते थे. एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पर सारे लोग बायर्स एंड सेलर्स आते थे और वहाँ पर वो मिलते थे. ठीक है. बट ये जो सिस्टम था ये बहुत ही इनएफिशिएंट था. अब जोर जोर से हर कोई चिल्लाएगा तो ठीक से सुनाई थोड़ी देगा, है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी है. जो ऑर्डर्स हैं वो उतनी तेजी से मैच नहीं हो पाते थे और इसमें कई बार फ्रॉड की भी चांसेस रहते थे और बहुत सारी कमियां आ जाती थी. तो जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसने इफिशिएंसी लाने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये 3 वर्ड्स जो है ना आपको याद रखने हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया एक नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. एक नेशन वाइड मतलब पूरे नेशन में आप उसको कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जोग्राफिकल लोकेशन. नथिंग मैटर्स कि आप कहाँ पर हो. ऑनलाइन, एकदम ऑनलाइन रहेगा, फुली ऑटोमेटेड है, एआई से कनेक्टेड है, आपको अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फुली ऑटोमेटेड है, अपने आप से ही सारी चीज़ें उसमें
हो जाती हैं, और ये होता है सीएम सेगमेंट में। सीएम सेगमेंट हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल को ही जो पढ़ रहे हो आप, कैपिटल मार्केट, इसी को सीएम सेगमेंट कहते हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ पर जो एसबीटी की शुरुआत है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत नवंबर 3, 1994 को हो गई थी हमारे सीएम सेगमेंट पे, जो कि कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे रिफॉर्म पे, जो कि है रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल। रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल मतलब देखो, जब ट्रेड्स पहले होते थे तो जो सिक्योरिटीज होती थी ना, वो 14 से 30 दिनों का टाइम लेती थी सेटलमेंट करने में। मतलब कि मैंने पैसे दे दिए, तो मेरे जो पैसे अगर मैंने आज दिए तो 14 से 30 दिन लग जाएंगे सेलर के पास वो पैसे जाने में, और अगर सेलर ने आज ही उसी दिन अपनी सिक्योरिटीज भी दे दी थी तो उसको भी 14 से 30 दिन लग जाते थे बायर के पास आने में। और कई बार ऐसा होता था कि देखो, जैसे मैंने पैसा दे दिया है और उसके बीच में मान लो मुझे कुछ हो गया, ठीक है, मतलब हो तो एक दिन में भी सकता है, पर 14 से दिन का जो 30 दिन का टाइम है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और उसमें किसी बंदे को कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसके पास सिक्योरिटीज आई नहीं बट उसका पैसा चला गया। इन केस ऐसा होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा केस ऐसा होता है कि जहाँ पे सिक्योरिटीज होती है उसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, और जो सेलर होता है वो कई बार सिक्योरिटीज नहीं देना चाहता। मान लो कि आज के दिन में मैंने जब सिक्योरिटीज ली थी तो एक सिक्योरिटी का प्राइस 100 रुपये था, ठीक है, बट 15 दिनों के बाद उसका प्राइस 150 रुपये हो जाता है। तो जो बेचने वाला बंदा है उसको तो लगेगा ना कि मैं हर सिक्योरिटीज पे 50 रुपये कम क्यों लूँ, इससे तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बंदे को सिक्योरिटी देता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मतलब सही है। तो ये सारी चीजें होती थी। ये बहुत ज्यादा लंबी ट्रेडिंग साइकिल होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती थी, फेस करनी पड़ती थी इन्वेस्टर्स को। बट दिसंबर 2002 में क्या हुआ, जितने भी स्क्रिप्ट्स थे, मतलब जितने भी स्टॉक्स थे, वो सब एक रोलिंग सेटलमेंट में आ गए। और ये जो सेटलमेंट का टाइम पीरियड है, रोलिंग सेटलमेंट मतलब जो सेटलमेंट किया जाता है कि सिक्योरिटीज इधर जाएंगी, पैसा इधर जाएगा, इस तरीके से, तो इसका जो टाइम था वो कम किया गया, रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस करके इसको टी, यहाँ 14 से 30 डेज तो यहाँ पे T+5 हो गया था। टी मतलब ट्रेडिंग डे, जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो वो T+5 टू T+3 डेज कर दिया गया था। बट इसको और इन्हांस करने के लिए अप्रैल 2003 ऑनवर्ड से क्या किया गया है, T+2 डेज सेटलमेंट साइकिल इज बीइंग फॉलोड। T+2 डेज जो सेटलमेंट साइकिल है वही चल रही है। और आज के टाइम में सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल ऐसा रखें कि जो ट्रेडिंग हो रही है, जिस दिन ट्रेडिंग हो रही है ना, उसी दिन इन्वेस्टर के पास शेयर पहुंच जाए और जो हमारा सेलर है उसके पास पैसे पहुंच जाएं। इस तरीके से ये बात भी हो रही है। देखते हैं कब तक ये सुधार आएगा, कब तक ये चीज़ें होंगी, लेट्स सी। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पे एक क्विक फाइनेंस नॉलेज करके सीरीज शुरू की है, जहाँ पर मैं एक एक वर्ड को, एक एक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। कोशिश करूंगी कि वो एक शॉर्ट वीडियो के तरह आए, ताकि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े उसके ऊपर, और आप छोटी सी 1 मिनट के वीडियो में बहुत चीज़ें समझ लें। एक एक टर्म्स को अगर मान लो बीच में पढ़ते हुए आपको कुछ समझ नहीं आता, मान लो जैसे कि आप बीच में कोई कुछ पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव के लिए आप 1 मिनट का वीडियो देखकर वहां से समझ सकते हो कि डेरिवेटिव क्या है। उसके लिए आपको 30 मिनट की वीडियो में ये खोजने की जरूरत नहीं है कि दी ने कहाँ पढ़ा है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, राइट। तो आप उस सीरीज को जरूर एक बार चेकआउट करना, उसका लिंक मैं आपको कार्ड में दे दूंगी, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर एक बार चेक करना। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ रिफॉर्म पे, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। क्या होता है, देखो, trading in derivatives, however, took off in 2000 with index futures after suitable legal and regulatory framework was put in place. यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हुई है वो 2000 सन 2000 में शुरू हुई है, और इसमें सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर को ट्रेड किया गया था और सारे लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनाए गए थे। और ये जो मार्केट है प्रेजेंटली, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में प्रेजेंट ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये चीज़ आपको पता होगी। द मार्केट प्रेजेंटली ऑफर्स इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स एंड सिंगल स्टॉक ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग हमारी कब शुरू हुई, 2000 में शुरू हुई। उससे पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स में हमारी ट्रेडिंग नहीं होती थी। अब हम आ जाते हैं आगे, जो कि है हमारा पांचवा रिफॉर्म, दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, देखो हिस्टोरिकली क्या होता था, जो स्टॉक एक्सचेंज होते थे उनको एक ही इंसान ओन करता था, एक ही इंसान उसको कंट्रोल करता था, और एक ही बंदा उसको मैनेज भी कर रहा होता था। मतलब ऐसा ब्रोकर्स ही कर रहे होते थे, जिससे काफ़ी तकलीफ होती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी। इसी सिस्टम में कई सारे डिस्प्यूट्स हो जाते थे और फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती थी। बट जो एनएससी है, उसने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को इम्प्रूव करते करते एक
प्योर डीम्यूचुअलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर रखा है, जहां पे उन्होंने बताया है कि ओनरशिप अलग लोगों के हाथ में होगी, मैनेजमेंट अलग लोगों के हाथ में होगा, एंड जो ट्रेडिंग होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे उसको कोई और वॉच करेगा। ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं, सारी जो पावर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं ये डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल के बीच में, ताकि जो सिस्टम है उसको और ज्यादा इफिशिएंट बनाया जा सके और काफी सारी अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट को चलाया जा सके। और जितने भी करंटली जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, सारे डीमोचुलाइज्ड हैं, मतलब वहां पर जितने भी पावर्स हैं सब अलग अलग लोगों के हैंड में बटे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन हमारा 6th रिफॉर्म है, और जैसा कि हमने बता दिया कि जो ओल्ड सेटलमेंट था, जो ओल्ड सेटलमेंट सिस्टम था, वो बहुत इनएफिशिएंट था, बिकॉज उसमें जो ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और जो रोलिंग सेटलमेंट का टाइम पीरियड था 14 to 30 डेज, इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और उसके बीच में जहाँ पे पेपर बेस्ड सिक्योरिटीज़ की जो फिजिकल मूवमेंट होती थी, दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज उससे क्या होता था कि कई बार जैसे मान लो आप देख रहे हो कि कल से बारिश हुए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, तो अगर मैं ऐसे में कहीं सिक्योरिटीज लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे सिक्योरिटीज खराब हो जाएंगी, है ना। या मान लो कि मैंने, जैसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज होल्ड करके रखने चाहिए, अब मेरे पास पेपर बेस्ड सिक्योरिटीज है, मैंने उसको कहीं संभाल के रखा था, वो कहीं खो गया, मैंने उसको किसी चूहे ने काट लिया, तो दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो उसको उस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने क्या किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, ये जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 बनाया, और इसके चलते उन्होंने इंडिया में डिपॉजिटरीज की एस्टेब्लिशमेंट की। डिपॉजिटरीज एक बैंक की तरह होते हैं, बैंक में जैसे आप अपना फंड रखते हो, डिपॉजिटरीज में आप अपनी सिक्योरिटीज रखते हो, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डिपॉजिटरीज बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप सिक्योरिटीज की फ्री ट्रांसफरेबिलिटी इंश्योर करो, कि सिक्योरिटीज एकदम फ्रीली ट्रांसफर हो जाए बायर सेलर से बायर के अकाउंट में। और उसी तरीके से फंड का लिए भी हमारे पास क्लियरिंग बैंक्स होते हैं, जो कि आप आगे जब फर्दर इस बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और डिपॉजिटरीज की हेल्प से सिक्योरिटीज का जो ट्रांसफर है वो विद स्पीड हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा था, बहुत सही चीज़ें हो रही थी। और इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL, और इसके फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसके फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, NSDL एंड CDSL गूगल से सर्च कीजिए और अभी लिखिए, वीडियो को पॉज करिए। और ये जो NSDL है और ये जो CDSL है, इसको क्यों बनाया गया है, ये ताकि बहुत तेजी से सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही डिपॉजिटरीज को बनाया गया था। और ये जो डीमटेरियलाइजेशन जो सिस्टम है ना, इसने इस बैड डिलीवरी के सिस्टम को बहुत कम कर दिया। बैड डिलीवरी का मतलब कोई फ्रॉड चीज़ जा रही है या फिर किसी गलत बंदे के नाम पे जा रही है, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करने की वजह से काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। Now the public listed companies making IPO of any security for rupees 10 crore or more have to make the IPO only in demutualized form। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि IPO करती हैं, IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको मैं और अच्छे से अपनी कोई फाइनेंस नॉलेज वाली सीरीज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा का शेयर निकाल रही होती है, सिक्योरिटीज बेच रही होती है, तो उसको हमेशा डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही निकालना होता है। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिफॉर्म पे, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी सिक्योरिटीज खरीद रहे होते हैं, तो आपको कई बार होता होगा ना कि मैंने पैसे दे दिए, ये सेलर के अकाउंट में गए कैसे, मतलब हद है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि सेलर है कौन। ठीक है, और मैं ये तो उसके अकाउंट से सिक्योरिटीज मेरे अकाउंट में कैसी, और किसी के अकाउंट में सिक्योरिटीज कैसे हो सकती हैं, ये सब आपके दिमाग में चलता रहता होगा। मतलब बैंक में तो किसी अकाउंट में तो पैसे ही हो सकते हैं, सिक्योरिटीज अकाउंट में है, ये बात कुछ बची नहीं। बट इस सब के पीछे हमारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो इस सब को देख रहा होता है, और इस सब की स्टेब्लिशमेंट की गई है ताकि सिस्टम जो है वो और ज़्यादा इफिशिएंट बने और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो सके। और ये जो काउंटर, और बेसिकली इसको क्यों बनाया गया है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, कि ये जो हमारी काउंटर पार्टी होती है उसका क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा कम कर देती है। बेसिकली एक बिचौलिए की तरह काम करती है, सेलर और
बायर के बीच में सीसी में लिख देती है, मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ से पैसे लेगा फिर इसको देगा, यहाँ से सिक्योरिटीज लेगा फिर इसको देगा। तो इसके बीच में आने से ना लोगों को एक ट्रस्ट लगता है कि अथॉरिटी बीच में आ गई है, दैट मीन्स जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो सीसी है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ये इंश्योर करता है कि बायर और सेलर दोनों में से किसी को ज़्यादा और काउंटर पार्टी की तरफ से रिस्क ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि सेलर ने सिक्योरिटीज दे दी बट बायर ने फंड्स नहीं दिए, बायर ने सिक्योर फंड्स दे दिए बट उसके पास सिक्योरिटीज नहीं पहुंची। इस सब के ये जो रिस्क होता है इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। और इस रिस्क को कम करने के लिए हमने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि ये बीच में आ जाती है तो लोगों को एक इंश्योरमेंट हो जाती है कि भाई हाँ, अब अथॉरिटी बीच में आ गई है कि तो अब हमें ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। और इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हमने इसको बनाया। ये फर्स्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज NSCCL। और इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है बिकॉज ये पेपर में पूछा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1996 में। ओके